बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सवात में क्या हो रहा है, इस सिलसिले में जनरल फैज़ हमीद पर क्या क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं, इस पर बात करेंगे। फिर क्या ARY बंद होने जा रहा है, 4000 मुलाजिमीन बेरोज़गार होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। पहले PTI ने फर्म हायर की, अब PTI ने एक और तरीके से अमेरिका से मदद मांग ली, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पर बात करेंगे कि पाकिस्तानी बहरी जहाज़ PNS तैमूर का तस्करा इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया पर क्यों छाया हुआ है। ये बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं आपकी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं। हमारी कोशिश होती है हम ऐसी स्टोरीज़ को आपके लिए, अपने व्यूवर्स के लिए इकट्ठा करें, क्योंकि आजकल ना बिल्कुल ख़बरों का एक तूफ़ान सा आया हुआ है, तो उसमें आप बताएं। आप क्या सब स्टोरीज़ पर आने से पहले मैं आपको एक यूथिया की वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसका दावा है कि वो गुमराही से हिदायत पा गया। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जुल्करनैन बहावलपुर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं PTI का सपोर्टर हूँ और सोशल मीडिया पर उम्मे हरीम के नाम से मैं अपना फेक अकाउंट चला रहा था। तो पिछले महीने से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो मैंने पहले खुद अपना एहतसाब किया, तो फिर मैंने अपने वालिदा के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि शायद आपने किसी का दिल दुखाया है। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। तो फिर मैंने अपने वालिदा को बताया, तो उन्होंने कहा कि आप ये प्रोपेगेंडा जो है और इस तरह की पोस्ट वगैरह जो है ये बंद करें और बल्कि अपने शुहदा को सपोर्ट करें। तो मैं अपने शुहदा के मुरसा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज इन सब से माफ़ी तलबगार हूँ और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप भी किसी लीडर के बहकावे में आकर पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा के ख़िलाफ़ किसी किस्म के प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बने। थैंक यू सो मच। चलें, ये हमारी कई माफ़ीनामे जी कई माफ़ीनामे रोज़ के हिसाब से आ रहे हैं और हम हुस्न ज़न रखते हैं। ये नहीं कहते कि डंडे के ज़ोर पे इन्होंने ऐसा किया होगा। हो सकता है वो हिदायत पा गए हों, हो सकता है उन्होंने माँ की बात मान ली हो, हम हुस्न ज़न रखते हैं। हो सकता है उनका ज़मीर जाग गया हो, बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह करे कि तमाम यूथिये इसी तरह से अपनी माँओं की बात पहले माने, इमरान ख़ान साहब की बात बाद में माने, ठीक है ना। और ये वो बंदा है, मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, उम्मे हरीम के नाम से ही अकाउंट चला रहा था, मैं इसके बाद कुछ नहीं कहूँगा। और वो इमरान ख़ान साहब जो अपनी तकरीरों में भी उम्मे हरीम बहुत ही तंज़िया अंदाज में, और वो किन को कह रहे थे सबको पता है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। तो बाकी भी मेरे मज़लूम यूथियों, इसी किस्म के यूथियों से आप सबक लो और बिल्कुल सीधे हो जाओ, ठीक है ना, फलाह पा जाओ। चलें जी, आप अपने टॉपिक पे आ जाएं। अच्छा, सवात में तालिबान फिर से आ गए, ये कैसे आए? ये मैं साथ ये भी बताएं कि कुछ ऑडियोज़ जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई भी हैं, इन ऑडियोज़ में जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हाँ जी, ये बात ये इल्ज़ामात क्या हैं? सिर्फ ये मैं आपको इल्ज़ामात भी बताता हूँ, लेकिन सिर्फ ये साथ बताता हूँ कि ये सिर्फ सवात की बात नहीं है। हमारा अपना ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, डेरा इस्माइल ख़ान से। वहाँ के सात एरियाज़, कुलाची हो गया, फिर उसके बाद लक्की मरवत हो गया, बन्नू हो गया, मैं एक पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, रब्ता कर रहा हूँ लोगों से। और इसी तरीके से बाकी एरियाज़ हो गए, उन तमाम में, यहाँ तक कि पुलिस रात को बेचारी वो यानी कि मसाजिद में या ऐसी जगहों पे अनाउंसमेंट करा रही थी, लाउड स्पीकर से ऐलानात करा रही थी कि भाई आप घर से ना निकलें, अगर आप निकलेंगे तो अपनी ज़िम्मेदारी पे निकलेंगे। ऐसा क्यों हुआ है? कितने अरसे से हम सुन रहे हैं कि वो भत्ता ले रहे हैं, वो एक्स गवर्नर से भी भत्ता ले रहे हैं, वज़ीर आला से भी भत्ता ले रहे हैं, वज़ीरों से भी भत्ता ले रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से, ताजरों से भी भत्ता ले रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा के लेकिन इधर इस्लामाबाद में रहते हैं, उन तक भी वो चिट्ठियाँ पहुँच गई हैं और उनसे भी भत्ता ले रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक तरीन किस्म की सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर उनका एक अभी गालिबन सदाकत अली नाम है, क्या नाम है, PTI का, जो ज़ख्मी हुआ भत्ता ना देने की इस पर,
वो अल्लाह ताला उनको शिफायाब करे, वो इस्लामाबाद आए हुए हैं इलाज के लिए। तो उनको गोलियां मारी गई कि उन्होंने भत्ता देने से इनकार कर दिया। पीटीआई उन पे नहीं बोलती। पीटीआई के पिछले 9 साल से 9.5 साल से वहाँ हुकूमत है उस इलाके में। तो अब जो कुछ ऐसे सेटल्ड एरिया हैं जो वो वाले एरियाज़ नहीं है जिनका अफ़गानिस्तान की सरहद लगती है, ठीक है ना, बॉर्डर लगता है। ये सवात हो गया, मालाकान डिवीज़न, डेरा इस्माइल ख़ान, इसी तरीके से जनरल लकी मरवत, बनू, ये कुलाची, कुछ भी और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं। उन तमाम एरियाज़ में आ गए हैं। कौन ज़िम्मेदार है? कुछ तो है ना। अब लोगों ने बहुत ही एक जलूस निकाले मुख्तलिफ़ जगहों पे। आज कल सवात में भी बहुत बड़े मुजाहरे हुए, जिरगे हुए। ज़ाहिर है उनको अमन का ख़तरा पड़ गया। हम देख रहे हैं रोज़ाना कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो लोग तालिबान वो खुलेआम असला लहरा रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं, नकाब पोश। वही तो खौफ व हिरास तो फैलता है लोगों में। मैं आपको यकीन करें, मैं किसी किस्म की कोई खुशामदाना बात नहीं कर रहा। मैं उस इलाके का हूँ, मैं जानता हूँ जितने अमन पसंद पख्तून हैं शायद ही किसी इलाके के कोई लोग अमन पसंद होंगे। लेकिन इस तरीके से उन इलाकों में अमन को तबाह बर्बाद करना। अच्छा, इसमें आपने दूसरा क्वेश्चन किया जनरल फैज़ हमीद साहब का। मैं बताता हूँ कि उसमें क्या मसला क्या है। एक तालिब की किसी की कोई ऑडियो वायरल हुई है। वो ऑडियो खैर सुनाने की बात नहीं है, वो ऑडियो पश्तो में है। मैं आपको लुबेलबाब बता देता हूँ। वो कह रहा है कि जनाब हमें तो फैज़ हमीद साहब ने, जनरल फैज़ हमीद साहब ने कह दिया है कि आप आएँ सवात में, पूरे मालाकांड में रहें, शरीयत नाफिज करें। रात को अगर बेशक आपने किसी को टारगेट भी करना है इक्का दुक्का वो भी कर लिया। ये उस ऑडियो में है सारा कुछ। और फिर उसके बाद हम सरहदों पे होंगे, हम आपको कोई नहीं कहेंगे, ये उस मुआहदे का हिस्सा था, आप आएँ और घूमें फिरें और सारा कुछ। मैं कहता हूँ झूठी होगी, इसकी तरदीद आनी चाहिए, इसकी तस्दीक आनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर ये ऑडियो झूठी भी है, तालिबान तो आए हैं, टीटीपी तो आई है, वो किस हिसाब से आई? क्या हमने ज़रब आज़म इस वजह से किया? क्या हमने ज़रब रद्दुल फसाद इस वजह से किया? अब फिर से अगर ऑपरेशन हो तो ये क्या कोई साजिश का हिस्सा है? हमने सुना कि उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। यहाँ कराची तक से उलमा गए वहाँ अफ़गानिस्तान। हमें बताया गया कि अफ़गान तालिबान भी इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब तो अभी गए हैं ना भावलपुर, अभी भी शायद उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा होगा, या पता नहीं, वो होता है ना एक तरीका होता है उसका, पूरा 15-20 दिन जितना भी होता है वो अपना लिविंग पीरियड जो होता है। तो वो तो अभी गए, अभी तक तो वहीं पे थे, सारा कुछ वही कर रहे थे। ये नाकामी किसकी है? ये क्यों ऐसा हुआ है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आग लग गई है? ये ऐसा क्यों हुआ है? अगर ऐसी ऑडियोज़ आ रही हैं, उन ऑडियोज़ का जवाब देना चाहिए, उन ऑडियोज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कोई इसमें तहकीक या तफ्तीश करना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसको पता करना चाहिए कि ये ऑडियोज़ जो आ रही हैं ये नकली हैं, जाली हैं, असली हैं, क्या हैं। आप इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी कमज़ोरी समझते हैं? डेफिनेटली मैं समझता हूँ, लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी कमज़ोरी मैं ज़्यादा समझता हूँ। अच्छा, मैं हैरत की बात यह है, मैं ये नहीं है कि मैं इमरान ख़ान साहब की पॉलिसीज़ पे, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसीज़ पे, हुकूमत पे मैं रज के तनकीद करता हूँ। लेकिन अब देखें, जहाँ पे ऐसी सूरत हाल हो ना कि जहाँ सिक्योरिटी के ज़ामिन दूसरे इदारे, मसलन फ़ौज है, पाक फ़ौज हमारी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इदारा और बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज्ड, रेंजर है, FC है, बाकी फिर पुलिस है, CTG है, बाकी सारी चीज़ें, मैं उनकी क्यों नहीं समझता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रंट लाइन पे जो ज़िम्मेदार हैं, उन ज़िम्मेदारों को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ये ऐसा क्यों हुआ है? मुज़ाकरात कौन कर रहा था? किसको नहीं पता? हर किसी को पता है। बहुत सारों को यहाँ पे जो वहाँ पे लिबरल तबका है वो इन मुज़ाकरात पर उनको इतराज़ भी था, लेकिन उसके बावजूद चलो मुज़ाकरात होते रहते हैं। अमेरिका ने भी तालिबान से मुज़ाकरात किए और मुल्कों ने भी किए थे, अपने जो सेपरेटिस्ट थे या जो दहशतगर्द ग्रुप होते थे। लेकिन उन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या ये है कि सारे फैल जाएं और सवात में भी आ जाएं। और मैं सुन रहा था, गालिबन जियो पे बता रहे थे शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कि ये टोटल को 250-300 बंदे हैं। तो इसका मतलब है इनको किसने दन दनाने की इजाज़त दी है? क्या आप दन दनाते फिरो? अगर उनका वतन है तो उनको रहने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा,
अगर वो तालिबान सवाद से बिलोंग करते हैं, अपने घरों में रहें, मुआशरे में रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थोड़ी है कि अपने घरों में आएँ और बंदूकें लहराएं और नकाब पोश हों, वो नकाब लें और बंदूकें लहराएं और खौफ व हरास की एक फ़ज़ा पैदा करें, इलाके के अमन को ख़राब करें और भत्ते वसूल करें। ये थोड़ी है, ये बहुत ही एक अलमिया है। और मैं समझता हूँ इसमें ISPR का मौक़िफ़ आना चाहिए, इसमें जनरल फैज़ साहब को मौक़िफ़ आना चाहिए। इसमें मतलब क्या है, ये कोई डील का नतीजा है जैसे वो कह रहे हैं, उस ऑडियो में भी कह रहे हैं, ये कोई साजिश है। अब लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये कोई ऑपरेशन नया करने का बहाना है। ये क्या है सूरत हाल? आखिर ऑपरेशन होता है तो गरीब मुल्क का अरबों रुपए लग जाते हैं। ये क्या, इससे आगे मैं नहीं कहूँगा, इससे आगे आप अगले टॉपिक पे चले जाएँ, लेकिन सवाल उठाना हमारा हक़ है। आज एक ख़बर आई, बल्कि एक नोटिफिकेशन आया कि वज़ारत दाखिला ने ARY का NOC कैंसिल कर दिया है। जी हाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि ARY बंद होने जा रहा है। हाँ, इसका मतलब 4000 मुलाजमीन बेरोज़गार होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, NOC का मतलब होता है सिक्योरिटी क्लियरेंस, ठीक है। NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, माफ़ कीजिएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस कौन देता है आपको? एजेंसियाँ देती। अब आजकल तो ये है कि जब किसी की नई पोस्टिंग होती है, अपॉइंटमेंट होती है, इवन ट्रांसफ़र होती है, प्रमोशन होती है, उसमें भी ISI और IB से पूछा जाता है क्या ये फ़िट है कि इसको हम सिक्योरिटी दें, क्या ये फ़िट। और ख़ास तौर पे ये मामला दहशतगर्दी से, जब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई है उस वक्त से ये बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छा, अब इन मामलात को कोई गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसका अपना ईमान है, लेकिन अब ये बात है कि जब से दहशतगर्दी आई है, इदारों के अंदर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसे ऐसे लोग आए हैं, पकड़े भी गए हैं जो दहशतगर्दों के, जो मुल्क दुश्मनों के सहूलतकार हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस, इस तरह से कोई भी चैनल हो तो सिक्योरिटी क्लियरेंस देती है ISI, IB, कुछ और एजेंसियाँ, शायद हो सकता है MI का भी कोई उसमें इनपुट हो, बाकी भी कुछ FIA होगी। इस तरह की एजेंसियाँ जो है ना वो सिक्योरिटी क्लियरेंस देती हैं। हर चैनल की सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। जब ये, मैं आसान तरीन अल्फाज में बताऊंगा कि जब एजेंसियाँ ये कह देती हैं कि ये चैनल ठीक है, ठीक, अच्छा, फिर ये नहीं है कि एक दफ़ा सिक्योरिटी क्लियरेंस हो तो बस वो सारी ज़िंदगी के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस, नहीं, वो अफराद के लिए भी, इदारों के लिए भी, चैनल्स के लिए भी वो सिक्योरिटी क्लियरेंस हर दफ़ा, हर साल, हर 2 साल बाद, हर 6 महीने बाद, इस तरीके से वो चली रहती है, ठीक, लगे रहते हैं। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्होंने इनकी बंद कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये चैनल मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चल रहा है, ARY, ठीक है। अच्छा, जब आपने मुझसे पूछा ना कि इसका क्या मतलब है कि क्या ये बंद हो जाएगा, जी हाँ, ये बंद होने की इस वजह से ज़्यादा चांसेस हैं। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अगला मरला होता है कि उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वो उसको जो लाइसेंस मिला होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। तो जब किसी चैनल का को सिक्योरिटी क्लियरेंस भी कैंसिल हो जाए और लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए, उसके बाद उसके चलने का कोई इम्कान नहीं होता, वो बंद हो जाता है। अच्छा, अदालत जाने का हर किसी के पास अख्तियार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एजेंसियों की रिपोर्ट जाएगी कि ये इस तरीके के हमारे पास ये आए हैं सबूत कि ये मुल्क दुश्मन है, तो मेरा ख्याल है अदालत इतने सेंसिटिव इशू पर मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके, खैर कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे जब मुबैना तौर पे हम ख्याल जजेस आए हैं, लेकिन इतने सेंसिटिव इशूज़ पर मामलात गड़बड़ होते हैं। अब ये ARY के लिए मकाफ़ात अमल तो है, लेकिन जो मुलाजमीन हैं, जो निचला तबका है, उनका क्या कसूर है? आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन उठाया। मुकाफ़ात अमल इस तरह है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप यकीन कीजिए, ये शुरू हुए पिछले 8-10 सालों से, रुके नहीं। इनका कोई वो वाला एडिटोरियल बोर्ड या उस तरह से नहीं, ये हादसाती तरीके से चलते हैं। कोई हादसा हो, कोई इसी तरीके का हो, ये जनाब वो इनका वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जनाब रेटिंग आ रही थी जब ये धरने थे, फिर वो जब 2018 का इलेक्शन था, इस तरीके से। बाकी इनके पास को वो नहीं होता, मैं माज़रत के साथ कहूँगा, मैं ख़ुद उस चैनल का हिस्सा था, आपको पता है, ठीक। अब बात यह है कि मुकाफ़ात अमल की आपने बात की, जी हाँ, ये बिल्कुल मुकाफ़ात अमल है। इन्होंने अन्नी मचा के रखी हुई थी, इन्होंने किसी सहाफ़ी पर किसी को नहीं छोड़ा, गद्दारी का इन्होंने फतवा लगाया, किसी सियासतदान को नहीं छोड़ा, गद्दारी का फतवा लगाया।
और फिर जब उन्हीं से बिगड़ गई जिनके हाथों में ये खेल रहे थे, तो फिर तो ये दिन इनको देखने थे। मैं आपको एक छोटी सी एक बात सुनाऊं। मैं उस वक्त 2 साल एयरवाई इस्लामाबाद में भी रहा हूँ, और फिर आपको भी पता है, आप भी साथी थी, तो वहाँ कराची में भी हम रहे हैं 5-6 साल, तो वहाँ भी तो 7-8 साल हमने, तो कंटेंट से हमारा ताल्लुक़ था। न्यूज़ करंट अफेयर का कंटेंट भी और रमज़ान ट्रांसमिशन का कंटेंट भी ये मैं ही लिखा करता था। हुआ ये कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया, इन्होंने जनाब बाकायदा गाने चलाए, अडियाला अडियाला। आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तजिया कर सकते हैं, जैसे उछले, जैसे इन्होंने छलांगे लगाई, इन्होंने पूरा रोल अदा किया। एक यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, खाम खाए में मशहूर हो जाएंगे, मैं नाम लेना ही नहीं चाहता उनका। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि नकवी साहब कोई अच्छा सा ना टिकर बताएं, यही नवाज शरीफ साहब के बारे में। मैंने उनको एक टिकर बताया, ये जो ऊपर चल रहे होते हैं प्रोग्राम में, पूरी ट्रांसमिशन हो रही थी जब वो नाअहल हुए, तो मैंने एक टिकर बताया। उन्होंने कहा नहीं जी कोई सख्त टिकर बताएं। मैंने कुछ और टिकर बताया, उन्होंने कहा जी नहीं इससे भी सख्त बताएं। जब 2-3 मरतबा बोला ना, तो मैंने कहा आप इस तरह करें कि लिख लो कि ये बंदा वाजिबुल कत्ल है। अब मुझे कहता है कि यार आप तो माइंड ही कर गए हैं। मैंने कहा भाई आपकी तसल्ली नहीं हो रही थी कि मैंने टिकर बताया, आपने लिखा, आपने कहा इससे सख्त बताओ, मैंने कुछ उसकी वर्डिंग तब्दील किया, आपने कहा नहीं इससे भी सख्त बताओ, इससे सख्त तो ऐसा ही हो सकता है, आप तो इसी फतवे के मूड में हो। तो ये वो लोग हैं जो गिरने की किसी हद तक भी गिरे हैं। ये अपना किरदार इनका जो है वो मैं मेंशन नहीं करना चाहता, मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में मेंशन कर चुका हूँ। इनका अपना किरदार, जो किरदार पे धब्बे हैं, और जो इनका अपना दामन दागदार नहीं बल्कि इनका अपना दामन तार तार है हर लिहाज से। ये दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। जब उनसे बिगड़ गई, ये यही इनके डायरेक्टर न्यूज़ और ये न्यूज़ के हेड और ये बैठ के कहते थे, मैं आपको आज मुझे थोड़ा सा बताने दें व्यूवर्स को, ये बैठ के कहते थे कि ये सेनेट का इलेक्शन गुजरने दें, ये तो जनरल बाजवा को बाहर उठा के फेंक देंगे, ये फलां होने दें, अप्रैल में खान साहब नए आर्मी चीफ का अनाउंस कर देंगे, ये तो हमें रोकेंगे, ये हम इनकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे, हम तो इनको सबक पढ़ा के रख देंगे। अच्छा, ये बातें हम तक पहुंच रही थी, ये बातें क्या वहाँ नहीं पहुंच रही थी कंट्रोल टावर तक? उन्होंने सब्र किया। अच्छा, फिर बीच में इनको अपने दोस्तों, ये मुझे पर्सनली पता है, बीच में इनको बहुत सारे कॉमन दोस्तों ने, कुछ अपने दोस्तों ने, कुछ सियानों ने इनको मशवरा दिया, यार इस हद तक न जाओ, आप सुलो सफाई की तरफ जाओ। उन्होंने कहा ऐसे इनकी हम ऐसी की तैसी कर देंगे। ये वही इमरान रियाज साहब वाली बात है कि इनको टक्कर के लोग नहीं मिले। फिर जब उन्होंने टक्कर दी, कोई भाग के पेशावर एयरपोर्ट से दुबई भाग गया, कोई गिरफ्तार हो गया, बाकी अमेरिका भाग गए, कोई किधर भाग गए, कोई इधर, और 24 घंटे से पहले माफ़ियाँ भी मांग ली, अब रोज़ माफ़ी मांग रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं। और लो ना टक्कर यार, अब आप इतने टक्कर के लोग हो तो टक्कर लो ना। अब हमें हमदर्दी है, बिल्कुल सही बात आपने की कि ये 4000 मुलाजमीन का रोना रोया जा रहा है, उसमें ड्राइवर भी हैं बेचारे, उसमें वो बावर्ची भी हैं, उसमें पीएन भी हैं, ऑफिस बॉय जिनको बोलते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, 18-18 हज़ार वाले, 20-20 हज़ार वाले लोग, 25-25, 30-30 हज़ार वाले लोग, जिनके कितने अरसे से, अच्छा रिपोर्टर हैं बहुत सारे, उनके भी उसी तरह से ये सूरत हाल, तो नो डाउट ही है। लेकिन ये ज़िम्मेदार सलमान इकबाल साहब हैं और ये ज़िम्मेदार अमाद यूसुफ हैं, ठीक है ना। ये यही बावर्ची जो खानों की तरकीब बताता था, और इस बावर्ची को उठा के एयरवाई न्यूज़ में लगाया गया हेड के तौर पे, और इसने भड़के मारी और इसने धमकियां लगाई, वो धमकियां सारी वहाँ पहुँची, और जो वो धमकियां सारी पहुँची, और अब जाके फिर वो एक मेमोरेंडम ऑफ सरेंडर या माफ़ीनामा साइन कर आया है। अब जनाब हम तो माफ़ी, और रोज़ हर दूसरे घंटे बाद माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये ऐसी स्टेज पे पहुंचने से पहले ज़रा गौर व फिक्र करना चाहिए, फ़िरौन नहीं बनना चाहिए। गौर व फिक्र, आपको मौका मिलता रहा, आपको छूट मिलती रही, हम तनकीद करते रहे कि भाई इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, ये भी तुम्हारे लाडले हैं इमरान खान की तरह। जैसे खान साहब को मौका मिलता रहा, खान साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत कर दी ना शहबाज गिल को ला के कि जी आप आओ और बगावत करा दो फ़ौज में। ऐसा भी होता है, ये तो इंडिया में ये वो मेजर गोरेवारिया कर रहा है कि ये काम तो हम नहीं कर सके जो एयरवाई और इमरान खान कर रहा है। इतना पैसा लगा के भी हम नहीं कर सके। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये फिर पीटीआई ने अमेरिका से मदद मांग ली, ये क्या हो रहा है?
रोना तो इसी बात का में है, तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं। रोना तो इसी बात का है, एतराज़ तो इसी बात पे है। अगर इमरान खान चे गुवेरा होते, इमरान खान नेल्सन मंडेला होते, इमरान खान खुमैनी होते, इमरान खान कोई मौज़े तुंग होते, बड़े इनकलाबी होते, मैं पहला बंदा होता जो उनके साथ खड़ा होता। यहाँ पे यूथियों को कुछ और सबक पढ़ाते हैं, उधर अमेरिका के पकड़ लेते हैं पैर, उधर और तो और डोनाल्ड लू के पास भेज दिया, उन्होंने भगा दिया वहाँ से। नवाज शरीफ के पास इधर उनको चोर बोलते हैं, उधर बंदा भेज दिया माफ़ी के लिए, कोई तरदीद नहीं आई। फर्म हायर कर ली उन्होंने हमारे ताल्लुकात। अब क्या हुआ है जिसका आपने क्वेश्चन भी किया है, पीटीआई का टेक्सास चैप्टर, जो टेक्सास उनकी रियासत है ना, यानी रियासत टेक्सास में जो पीटीआई है, उन्होंने सेनेट के कुछ सेनेटर्स और सेनेट की खारजा कमेटी जो अमेरिका की है उससे रिक्वेस्ट की है कि जी आप ऐसा करें, आप हमारी मदद करें, आप अपनी वजारत खारजा को कहें कि वहाँ जल्दी इंतखाबात कराए जाएं, आप उनको कहें कि उनको कंट्रोल करें। जी वो इंतखाबात नहीं करा रहे तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी असरअंदाज होंगे और इस्तेकाम भी पाकिस्तान का असरअंदाज होगा और ये होगा, और वहाँ वो हुकूमत ऐसे लोगों को दे दी गई है। तो भैया यहाँ पे आप मेरे भाई यहाँ पे कुछ और बात कर रहे हैं। जब साजिश ही अमेरिका ने की जब है, साजिशी आपके बकौल, इनके बकौल जब साजिशी अमेरिका ने की है, तो भाई आप चाइना के पास जाओ, आप रशिया के पास जाओ, आप दोबारा बूट पकड़ रहे हो अमेरिका के, आप गिट्टे गोडे उनके पकड़ रहे हो। ये मुनाफिकत की आला तरीन किस्म है। और अब ये तो नहीं ना, अब ये चीज़ें तो डॉक्यूमेंटेड सामने आ रही हैं ना। अब पीटीआई के जो टेक्सास चैप्टर ने ये इस तरह की बात की है, तो अब आप खुद बताएं, अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। आखिर में बात कर लेते हैं उस दिलचस्प स्टोरी की तरफ। इंडियन मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत शोर है पाकिस्तानी बहरी जहाज़ PNS तैमूर का, ऐसा क्यों है? ये ऐसा है, ये वाकई बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, आपने बहुत ज़बरदस्त है इसमें। ये कुछ जहाज़ हमने चाइना से लिए, उसमें एक PNS तैमूर भी है, ठीक है। गालिबन अभी को 23 की 24 जून को जो है ना हमारे हवाले किया गया, और वहाँ से वो पाकिस्तान बहरिया के ऑफिसर्स और जवान और सारे ना वहाँ से वो चला के ना वही समंदर से तो उसको ले आ रहे हैं। अच्छा, पहले ये भी प्रोग्राम था कि बांग्लादेश के साहिल पर भी उसको लंगर अंदाज किया जाएगा। अच्छा, फिर इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि आते हुए जहाज़ को लंगर अंदाज इस वजह से किया जाता है कि कुछ सफारतकारी भी होती है, और ये सारे इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं, सफारतकार भी बोल रहे हैं कि इस तरह की सफारतकारी होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं, ये पाकिस्तान की बात नहीं है सिर्फ। तो बांग्लादेश में उनको इस वजह से ना कर दी गई कि वो कहते हैं कि 15 अगस्त को हमारे वो जो मुजीबुर रहमान साहब वो कत्ल हुए थे, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी है, वो हमारा सोग है, और इस वजह से हम जहाँ पर आप लंगर अंदाज न करें। और उसके बाद उन्होंने श्रीलंका के साहिल पर कर दी। अब इंडिया ने शोर मचा दिया, उन्होंने कहा है कि जनाब के जो है ना यहाँ पर ये इधर लंगर अंदाज नहीं होना चाहिए। उनके मीडिया, सोशल मीडिया, आप यकीन करें कि वो PNS तैमूर लगा हुआ है। मैं हैरान हूँ, पता नहीं उनको क्या, उनको मसला क्या है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान हमारी जासूसी कर रहा है। जी इस जी, तरीके से भी क्या जासूसी हो सकती है? माशाल्लाह। वो कहते हैं कि जनाब वो बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई यार इस तरीके से नहीं हो सकती। ऐसा जहाज़ किसी के इस तरह के पानियों में जब आता है तो उस वक़्त वो जो ऑपरेशनल आलात होते हैं उसके बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान नहीं होता, उसमें श्रीलंकन जो ऑफिसर्स होते हैं, जो फ़ौज के जो उनके नेवल ऑफिसर्स वो भी साथ शामिल होते हैं, और फिर साथ रब्ता होता है उनका अपनी एम्बेसी के साथ, उनका भी। इंडिया को तो हमारे कबूतरों पर भी ये आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुझे याद करवा दिया कि ये तो जहाज़ है ना, ये तो उनका चीखना चिल्लाना बनता भी है। आपको याद है कई दफ़ा वो कबूतर पकड़ लिया सरहद पार से, भैया पाकिस्तान ने जासूस भेज दिए। अब आप अंदाज़ा तो करें, वो कबूतर से डर गए। तो ये भाई हमें आपका बड़ा एहतराम है, ठीक है, आप बिल्कुल न डरें, कुछ नहीं हो रहा, कोई जासूसी नहीं हो रही। ये PNS तैमूर जो है ये उसी तरीके से आते हुए, हो सकता है जब आप वीडियो ये देख रहे हो तो ये PNS तैमूर फिर पाकिस्तान की तरफ रवां दवां हो, ये यहाँ पर
कराची या ग्वादर की तरफ आए और फिर ये पाकिस्तान पहुँचे और फिर ये बाकायदा वो पाकिस्तान के उस बेड़े में शामिल हो और ये आपको कुछ नहीं कहता, ना जासूसी कर रहा है, ये सफारतकारी कर रहा है, और आप वो ऐसे ही खामखा डर जाते हैं। वो आप वाली बात है कबूतरों से भी कि जी कबूतर भी हमारी जासूसी कर रहे हैं, तो बस आराम से आप चिल करें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।